सभी जिंदगी के मोड़ पर कभी न कभी परिचित है, सभी की विद्वता का लाभ भी मिला है। मेरी भूमिका अध्यक्षीय है और मुझे जब अध्यक्षीय वक्तव्य देने के लिए विपिन जी और मुन्ना जी ने कहा तो मुझे बादशाह याद आया, सच्चिदानंद धीरानंद बादशाह ने ये जी ने लिखा कि अध्यक्ष को बोलने आना चाहिए पर बोलना कम चाहिए। पर चूंकि मैं एक गंभीर श्रोता के रूप में मेरी भूमिका थी और मेरा हक है कि आपके वक्तव्य का जो हिस्सा मुझे अच्छा लगा या जो मुझे लगा कि वो आपके ध्यान में रहना चाहिए, जो बाद में ज्ञानात्मक विमर्श का हिस्सा बने, तो मैं कुछ कुछ टिप्पणियां करता चलूंगा और विपिन जी से का अनुशासन दंड धर्मदंड है तो उस दायरे में ही रहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस विभाग को और इस संस्थान को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि पूरे देश से विद्वानों को उन्होंने बुंदेलखंड के साहित्य पर बातचीत करने के लिए बुलाया। हिंदी समाज के बारे में एक आम शिकायत है कि यह एक साहित्य विमुख समाज है। हिंदी का नायकत्व तो राजनीति से बनता है, क्रिकेट से बनता है या फिल्मों से बनता है, पर मुझे लगता है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग आज भी साहित्य से नायक बनाने आपकी मेहनत और आपकी पूरी चेतना को मेरा प्रणाम है। मैं सुन रहा था तो पहला वक्तव्य रचना विमल जी का था और रचना विमल जी ने वृंदावन लाल वर्मा की बात की। वृंदावन लाल वर्मा की बात 3-4 विद्वानों ने की और सभी के साथ एक प्रश्न उभर कर आया कि वृंदावन लाल वर्मा इतिहास का उपयोग करते हैं और इतिहास का उपयोग वो कई बार सत्य की खोज के लिए करते हैं। ये हिंदी साहित्य का एक बड़ा रोचक पहलू है कि हिंदी के बड़े साहित्यकार हिंदी के औपचारिक शिक्षण से मुक्त हैं, यानी जिन्होंने हिंदी में BA MA नहीं किया वो हिंदी के बड़े साहित्यकार। और वृंदावन लाल वर्मा उसी परंपरा के। ये हिंदी वालों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी का शिक्षण हिंदी की रचनात्मकता को खा जाता है। और वृंदावन लाल वर्मा का एक पाठ जो आपने निर्मित किया, औपचारिक हिंदी शिक्षण से मुक्त इतिहास के बीचों बीच जाकर एक किस्म के भारतीय नायकत्व का चेहरा बनाने बलजीत जी, अपने सिद्धार्थ शंकर जी, रचना विमल जी, तीनों की ज्ञानात्मक प्रक्रिया ऐसी बात पर केंद्रित रही। पर मैं थोड़ा सा रसविरस करूंगा, आखिर क्या कारण है एक व्यक्ति जो इतिहास की इतनी अच्छी पकड़ रखता है, इतिहास की किस्म से पुनर्रचना कर रहा है, वह जब अपने उपन्यासों और कहानियों में एक इतिहास के नेहरूवियन मोड में आ जाता है, वह हिंदी मुस्लिम गंगे जमुनी कीचड़ में चला जाता है। एक सामी इस्लामी ताकत के निशंसता का मुकाबला वो अपनी रचनात्मक दृष्टि से क्यों नहीं करता है, इस पर विचार किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आमतौर पर सत्ताएं विवेक खा लेती है, हर सत्ता आ गई। वृंदावन लाल वर्मा के समय की भी सत्ता ने उनकी इतिहास दृष्टि को प्रभावित किया, इस पर आप विचार कीजिए। दूसरा, संजय तिवारी जी ने एक चर्चा की, बैठे हुए हैं, कि हिंदी रचनात्मकता की शुरुआत बुंदेलखंड से हुई और उन्होंने वेद व्यास, वाल्मीकि, केशव, तुलसी आदि
उदाहरणों को दिया, लोक की शक्ति और साहित्य के बीच के संवाद को समझने की एक तर्क उपस्थित किया। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कहूंगा कि हिंदी के बोध को रागात्मक और एकात्मक बनाने में हिंदी और इसकी उपभाषाओं का योगदान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप किसी उपभाषा का, मैं बोली नहीं कहूंगा क्योंकि ग्रेसन द्वारा पैदा की गई फॉल्ट लाइन है, और ग्रेसन के बारे में अगर आपको जानते हो, अंग्रेज साहब बहादुर बहुत होशियार था, और हमें अगर अपने दुश्मनों से घृणा करनी हो तो करें, इसकी हमें छूट है, पर उनकी शक्ति के कारणों को भी समझना चाहिए। इसकी आपका दुश्मन अगर ताकतवर हो तो उसकी शक्ति के कारण को भी समझा कीजिए। ग्रेसन बिहार में ओपियम इंस्पेक्टर थे, अफीम के इंस्पेक्टर थे, बाद में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। ग्रियर्सन ने अपने भाषा शिक्षण में या भाषा सर्वे में, जिसे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कहा, उसने भाषा और बोली का एक ऐसा पेच फंसाया कि भारत में हर बोली भाषा होने की लड़ाई लड़ रही होती है और हर भाषा संविधान की अनुसूची में आने की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए मैं बार बार हिंदी और उसकी उपभाषाओं की बात करता हूं। हिंदी के उपभाषाओं की रचनात्मक क्षमता पर बातचीत करते हुए उसे भारत की सातत्यता में पढ़ने की कोशिश की। हिंदी में नायकत्व की अवधारणा को बनाने में यहाँ की उपभाषाओं की रचनात्मक क्षमता का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में, खासकर नॉर्थ ईस्ट अपना इष्ट है, वहां छोटी जगह पे चली जाइए, हर छोटा व्यक्ति हर छोटी जगह पर खड़ा हुआ आदमी कहता है कि हमारे क्षेत्र का अतुलनीय योगदान है, और ऐसा है हमारे साथ में आया हुआ है। हर आदमी है एक विक्टिम कार्ड खेल रहा। भारत की उपभाषाओं की रचनात्मक क्षमता पर आप बात जरूर कीजिए, पर उसे भारत की सातत्यता में पढ़िए। भारत का नायकत्व यहाँ की उपभाषाओं की रचनात्मक सातत्यता से बनता है, उन्हें खंड खंड पढ़ने से नहीं बनता है। और इसीलिए अपनी वैचारिक असहमति के बावजूद में पंडित मैनेजर पांडे की उस बात से सहमत हूं जब वो कहते हैं कि बिहार का क्या साहित्य, हिंदी का साहित्य। इसलिए इस पर थोड़ा सा आप जरूर विचार कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि हिंदी की अवधारणा को बनाने में झांसी, ओरछा, चित्रकूट और कालपी, हिंदी जिन शब्दावली में अपने नायकत्व को रचती है, जिन शब्दावली में वो रचती है हिंदी, उस शब्दावली के निर्माण में बुंदेलखंड के इस क्षेत्र का बहुत योगदान है। एक प्रश्न है और एक जिज्ञासा भी है कि हिंदी गद्य की धारा बुंदेलखंड में तो बहुत ओजस्वी रही, और एक का उल्लेख जिसका एक लोग जो उक्ति है उसका उल्लेख किया अपने गोपेश्वर दत्त जी ने, वो पूरा ऐसे है, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत कोस, छत्रसाल से लड़न को रही न को हौस। यह जो हौस है, यह हिंदी का जो हौस है, हिंदी का जो उत्साह है, हिंदी गद्य का उत्साह है, जमुना के पार खत्म कैसे हो गया? बुंदेलखंड में तो रहा, जिसे खड़ी बोली क्षेत्र कहा जाता है। पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बड़ा देर प्रश्न उठाया है कि आज से 100 साल बाद जब हिंदी क्षेत्र का कोई खड़ी बोली का इतिहास लिखने के लिए खड़ा होगा तो उसके सामने बड़ा प्रश्न होगा कि हिंदी खड़ी बोली क्षेत्र से हिंदी की रचनात्मकता गायब कैसे होगी। वहां मध्यकाल में ब्रजभाषा में है, भक्ति काल और रीति काल में खड़ी बोली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रचनात्मकता है,
जिसे आप हिंदी का आधुनिक काल कहते हैं, वो बुंदेलखंड में तो है, ब्रजभाषा क्षेत्र में कैसे गायब हो गया, इसमें इस धारा के ओजस्वी चेतना की व्याख्या इस दृष्टि से भी करने की कोशिश है। मित्रों, हिंदी अपने को बनाती ही ये क्षेत्रीय अस्मिताओं के नष्ट होने। हिंदी का एक बड़ा सुख है कि भोजपुरी क्षेत्र से आते हुए प्रेमचंद बैसवाड़ से आते हुए निराला और बुंदेलखंड से आते हुए वृंदावन लाल वर्मा कुल मिलाकर हिंदी बना रहे हैं। और आप देखिए ना, आपको पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जितने लोगों ने पक्षधरता की, उनमें से अधिकांश अहिंदी भाषी क्षेत्र से आते थे। गांधी काठियावाड़ी थे, सुभाष बोस बांग्ला, सी राजगोपालाचारी को तो अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी साहब। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी लागू करती, वहां विरोध होने लगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिल भाषी थे। आखिर कोई ना कोई कारण रहा होगा कि हिंदी की पक्षधरता को अहिंदी भाषी लोगों ने मजबूत किया है। इसलिए जब हिंदी भाषी होने के नाते आप हिंदी पर बात करें, तो ये जो बुंदेलखंड, भोजपुरी, मगही और मागधी और मैथिली वाला टोन है, थोड़ा लोअर मोड में रखें, थोड़ा धीमा बजाएं, ऊंचा स्वर हिंदी का है। मित्रों, अभी पिछले दिनों अपन बैठे हुए थे, उस बैठक में अपने मुन्ना तिवारी जी भी जुड़े हुए थे। एक नाम आता है मस्तानी का, और मस्तानी को बाजीराव पेशवा प्रथम के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाजीराव पेशवा प्रथम की वो दूसरी पत्नी थी, इसको विवाद है। पर वो मस्तानी का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से रहा है। आप लोगों में से अगर कोई, विद्वान तो सभी हैं, आप लोगों में से किसी की इच्छा हो तो इस मस्तानी पर काम जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड की एक खाती है। और कई लोगों ने कहा कि ये छत्रसाल की रक्षिता की पुत्री थी। कुछ लोगों ने इनका संबंध अपना हैदराबाद के इकराम से जोड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि ये गुजर बकरवाल थी, पर वो प्राणनाथ जी के संपर्क में आई थी और इस क्षेत्र में उनका काम था, और वो एक मुस्लिम भक्त कवयित्री के रूप में भी उनकी कुछ रचनाएं हैं। आप सभी विद्वान हैं और बुंदेलखंड से जुड़े हुए लोग हैं, आप इस विषय को भी भविष्य में लीजिएगा। इस दृष्टि से मैं एक शोध प्रबंध आपके ध्यान में लाऊंगा। एक अपनी किरण चौबे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में संभवतः पढ़ाती हैं, उन्होंने इस पर काम किया है। बुंदेलखंड के हिंदी मुस्लिम राजनीति अपने कठिन समय में साहित्य इसका सहारा लेती है। इसलिए राजनीतिकों को जब अमर होना होता है तो साहित्यकार होते हैं, उनको अमर होने की हवस उन्हें कभी बनाती है। क्या इस दृष्टि से भी काम किया जाना चाहिए कि यहाँ की मुस्लिम रचनात्मकता का योगदान आइडिया ऑफ इंडिया को बनाने में क्या रहा। एक भारत भाव को, भारत बोध को बनाने में बुंदेलखंड की मुस्लिम रचनात्मकता का क्या योगदान रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब गजनवी का आक्रमण होता है, सत्ताएं जो भाषा बोल रही होती है वो कविता भाषा नहीं बोल रही होती, और आमतौर पर कमजोर आदमी कविता में अपनी बात कहता है। गजल वो लिखता है जिसे प्रेम नहीं मिलता है, जिसे प्रेम मिलेगा वो काय कर। क्या अपने समय की न सुनी गई आवाजें, क्या अपने समय की उपेक्षित कर दी गई आवाजें, क्या अपने समय की भारत चिंता की आवाजें बुंदेलखंड की मुस्लिम रचनात्मकता का हिस्सा बनी है क्या? इस पर विचार कीजिए, आप इस पर विचार कीजिएगा। एक छोटा सा सिद्धार्थ शंकर जी
गैब्रियल गार्सिया मार्केज है, मारिया मार्केज। और जब आप, मेरा निवेदन है, आप लोग तो विद्वान लोग हैं, जब आप किसी प्राच्य अवधारणा पर बात कर रहे हो तो ऐसी अवधारणाओं पर, मैजिकल रियलिज्म और अस्तित्ववाद और अजनबीपन, ऐसी अवधारणाओं के भारतीय संदर्भ की प्रामाणिकता पर भी बातचीत। जिन समाजों में ये अवधारणाएं बनती हैं, आपके समाज का यथार्थ उनसे पूरी तरह से अलग है। इसलिए मार्केज और अन्य अवधारणाएं बुंदेलखंड पर और वृंदावन लाल वर्मा पर कितनी लागू होती हैं, ये मेरे लिए अध्ययन का विषय है। मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, समझूंगा। भूपेश्वर जी ने हरिशंकर प्रसाई पर बातचीत की, अजीत जी ने सियाराम सेनगुप्त पर बातचीत की, मैत्रेयी पुष्पा पर भी बातचीत हुई, और विनोद जी चलते चलते कह गए कि नारी दृष्टि से उन्होंने बात की है। मैं फिर कहता हूं, अगर नारी का अलग साहित्य होगा, पुरुष का अलग साहित्य होगा, बुंदेलखंड का अलग साहित्य होगा, धानीकोटी का अलग साहित्य होगा, सरजू पारिन का अलग साहित्य होगा, साहित्य क्या होगा? कई बार राजनीतिक शब्दावली और विचारधाराओं के जोश में आप कई जगह हानि कर रहे होते हैं, और मैं इस पर सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि आप कहिए मत, आप विद्वान हैं, रुक कर ठहर कर देखिए, ये सड़क जहां दिखा रही है वहीं जा रही है। आपने बुलाया और जी के न्यायालय में मैं 2 बार का अपराधी था, आज मुक्त हुआ। विपिन जी मेरे विद्यार्थी हैं, विपिन जी यहाँ आए तो अपन समझे कि छोड़ा उनके घर हो आते हैं, आज पे आना हुआ, आपने अवसर दिया। मैं इस विश्वविद्यालय का, यहाँ के हिंदी विभाग का, यहाँ के साथियों का, यहाँ की धरा की रचनात्मकता का आभारी हूँ। और एक ऐसे कार्यक्रमों का एक सुख होता है कि जिन्हें आप नाम से जान रहे होते हैं या कहीं कहीं कभी कह रहे होते हैं, कभी मिलते हैं, उनसे अभी भी आपका आभार।